नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनिट 2 का, ये पार्ट 3 होने वाला है, जिसमें हम देखेंगे मराठा राज्य का उत्थान और पतन भाग 1। ये आपका 4th सेमेस्टर हिस्ट्री का यूनिट 2 है। इससे पहले ऑलरेडी 2 पार्ट बन चुके हैं। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखे हैं तो जाके आप पहले वो देखिए। उसका लिंक जो है वो मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया है। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो टेलीग्राम पर जुड़ना ना भूलें। टेलीग्राम का जो लिंक है वो भी मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। देखिए, सबसे पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं कि हमने पार्ट 2 में क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी, क्या डिस्कस किया था। उसके बाद क्योंकि जो आपका पार्ट 3 है वो कुछ कुछ पार्ट 2 से ही रिलेट करता है। तो देखिए, हम सब ने पढ़ा था कि तृतीय पानीपत के युद्ध में मराठों की हार के बाद पेशवा बालाजी बाजीराव बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं और इस दुख के साथ उनकी मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु के बाद उनका पुत्र माधवराव को पेशवा बनाया जाता है, लेकिन इससे माधवराव के चाचा अर्थात बालाजी बाजीराव के भाई रघुनाथ राव खुश नहीं थे, क्योंकि वह खुद पेशवा बनना चाहते थे। बाद में जब माधवराव की मृत्यु हो जाती है टीबी के कारण, तब उनके भाई नारायण राव को पेशवा बनाया जाता है। परंतु इस क्रम में रघुनाथ राव ईर्ष्या की भावना और खुद पेशवा बनने की चाह अपने अंदर रखता है। इसके कुछ ही समय बाद रघुनाथ राव एक षड्यंत्र के तहत नारायण राव की हत्या करवा देता है और खुद को पेशवा घोषित करता है, परंतु कोई भी उसे पेशवा के योग्य नहीं मानता था। इसके बाद नारायण राव की पत्नी उनके पुत्र को जन्म देती है और उनके पुत्र को सवाई माधवराव इसके बाद नारायण राव की पत्नी उनके पुत्र को जन्म देती है। नारायण राव की यहाँ पे हत्या कर दी गई है और इनकी पत्नी उनके पुत्र को जन्म देती है और उनके पुत्र को सवाई माधवराव का नाम दिया जाता है। मराठा साम्राज्य के प्रभावशाली मंत्री नाना फडणवीस द्वारा नारायण राव के पुत्र सवाई माधवराव को पेशवा बनाने का अभियान चलाया जाता है। मराठा साम्राज्य के प्रभावशाली व्यक्ति भी इस अभियान में जुड़े जाते हैं और तब नाना फडणवीस द्वारा 12 भाई परिषद का गठन किया जाता है, जिसके अंदर 12 लोग शामिल थे, जिसके द्वारा वे अपने इस अभियान को सफल बनाने की कोशिश करते हैं, जिसमें वे कुछ समय बाद सफल भी हो जाते हैं। नारायण राव के पुत्र सवाई माधवराव को पेशवा घोषित कर दिया जाता है। कुछ टाइम बाद रघुनाथ राव ईर्ष्या की भावना और अपने आप को पेशवा बनने की चाह को लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास अपने सहयोग के लिए अपना सहयोग मांगने के लिए उनके पास जाता है। और इसके बाद कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती है जिनके कारण मराठा और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 3 बार युद्ध होता है, जिस युद्ध को आंगल युद्ध कहा गया है। तो देखिए, इसी क्रम में हम देखते हैं प्रथम आंगल मराठा युद्ध, जो कि 1775 से लेकर 1782 तक चला था। रघुनाथ राव ने अपने ही मराठा लोगों के विरुद्ध पेशवा बनने के लिए विद्रोह कर दिया और 1775 में रघुनाथ राव ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास सहयोग के लिए जाता है और उनसे सूरत की संधि कर लेता है। इसके अंदर हम कुल 4 संधि के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहला है सूरत की संधि, जो कि 1775 में की जाती है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने रघुनाथ राव को पेशवा बनाने के लिए सहयोग देने के लिए कुछ शर्तें रखी। वे शर्तें कुछ इस प्रकार थी। पहली जो शर्त थी वो थी कि सालसेट और बसीन वाले क्षेत्र
अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिए जाएंगे। इन क्षेत्रों में वर्तमान के मुंबई और ठाणे जैसे क्षेत्र आते हैं। यानी वहाँ पर जो सालसेट क्षेत्र था और बसीन क्षेत्र था वो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिए जाएंगे, क्योंकि जब अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी इनकी हेल्प कर रही थी रघुनाथ राव की, तो आप सभी को पता है कि कोई भी पर्सन किसी की हेल्प फ्री में नहीं करता है। सेम चीज़ उन्होंने भी ऐसा ही करा। हेल्प करने के बदले में कुछ मांगे रखी, जो हम इस प्रकार पढ़ रहे हैं। सेकंड मांग ये थी कि सूरत और भरूच के क्षेत्रों से आने वाला जितना भी राजस्व है वो अंग्रेजी कंपनी के साथ बांटा जाएगा। यानी सूरत और भरूच क्षेत्र से जितना भी कर आता है, जितना भी टैक्स आता है, वो 50-50 अंग्रेजों के साथ भी बांटा जाएगा। तीसरी शर्त ये थी संधि के अनुसार कि इसके बदले में अंग्रेजी कंपनी के द्वारा रघुनाथ राव को 2500 सैनिक और उसके सहयोग के लिए दिए गए थे। यानी कि 2500 सैनिक उसके सहयोग के लिए उनको दिए गए थे। इसको ही सूरत की संधि कहा गया, क्योंकि रघुनाथ राव को पेशवा बनने की बहुत ज़्यादा चाहत थी, इसीलिए रघुनाथ राव ने ये सारी शर्तों को मान लिया। इसके बाद सूरत की संधि के तहत रघुनाथ राव और अंग्रेजी कंपनी के तरफ से कर्नल कीटिंग अपने सैनिक के साथ मराठा साम्राज्य के साथ युद्ध करने के लिए गए। यानी कि कर्नल कीटिंग और रघुनाथ राव जो है वो साथ में किसके विरुद्ध करते हैं, ये मराठा के विरुद्ध जो है युद्ध करते हैं। हरिपंत फड़के जो बार भाई परिषद यानी जिसमें 12 लोग शामिल थे उनके सदस्य होते हैं और उनके द्वारा मराठों की तरफ से नेतृत्व किया गया था। और इस प्रकार मार्च 1775 में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की शुरुआत हो गई थी। तो हमने देखा कि कैसे 1775 में इस युद्ध की शुरुआत हुई। तो देखिए यहाँ पे एक चित्र के अनुसार आपको समझाया गया है। ये है रघुनाथ राव और ये है कर्नल कीटिंग। ठीक है, ये है रघुनाथ राव और ये है कर्नल कीटिंग और हरिपंत फड़के जो कि एक मराठा थे। तो इनके बीच में जो कि है युद्ध होता है। परंतु इस युद्ध के दौरान जो सूरत की संधि की प्रतिलिपि है यानी एक फोटोकॉपी है, वो बंगाल की प्रेसिडेंसी में पेश होने के लिए गई थी। उसको उस समय के बंगाल के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स द्वारा अस्वीकार यानी डिसएग्री कर दिया गया और बंगाल प्रेसिडेंसी द्वारा मराठों को यह युद्ध समाप्त करने के लिए कहा जाता है और बंगाल के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग द्वारा कर्नल उपटन को मराठों के पास पुरंदर की संधि करने के लिए भेजा जाता है। यानी कि ये जो युद्ध हुआ उस युद्ध को किसने रोका, उस युद्ध को बंगाल प्रेसिडेंसी ने रोका। इन्होंने ही मराठों को कहा कि आप इस युद्ध को ख़त्म करो और आप लोग जो है दोनों लोग एक संधि करो। इस संधि को पुरंदर की संधि का नाम दिया गया। तो देखिए यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं दूसरी संधि। पहले हमने सूरत की संधि देखी, अब ये है आपकी दूसरी संधि जिसका नाम था पुरंदर की संधि। यह जो पुरंदर की संधि मराठों और अंग्रेजों के बीच में 1776 में हुई थी। इस संधि की जो शर्तें थी वो कुछ इस प्रकार थी। पहली शर्त ये थी कि इस संधि के तहत सवाई माधवराव को ही पेशवा माना गया। दूसरी शर्त ये थी कि इसके साथ अंग्रेजी कंपनी के द्वारा मराठों के किसी भी विरोधी के साथ संधि नहीं करी जाएगी, रघुनाथ राव से भी नहीं। यानी अंग्रेजी जो कंपनी है, अंग्रेजी कंपनी के द्वारा जो भी मराठों के विरोधी होंगे, जो मराठाओं के जो शत्रु होंगे, जो मराठाओं के दुश्मन होंगे, उनसे अंग्रेजी कंपनी कोई भी संधि नहीं करेगी, चाहे वो रघुनाथ राव भी क्यों ना हो। क्योंकि अगर हम देखें तो एक टाइप से रघुनाथ राव हैं तो एक मराठा, लेकिन अब वो मराठा होकर भी उन मराठों के जो है दुश्मन यानी विरोधी बन चुके हैं। तीसरी शर्त ये थी कि इस युद्ध के दौरान अंग्रेजी कंपनी द्वारा मराठों के जिन क्षेत्रों पर कब्जा करा था वे मराठाओं को वो क्षेत्र जो है वापस दे दिए जाएंगे।
चौथी शर्त ये थी कि मराठों द्वारा अपने विद्रोही हो चुके मराठा भाई, जिसका नाम था रघुनाथ राव, को प्रस्ताव दिया कि अगर वह अपनी सेना खत्म कर दे तो उसको मराठाओं द्वारा 25,000 राशि पेंशन प्रतिमाह दी जाएगी। पांचवी शर्त ये थी, रघुनाथ राव ने सूरत की संधि के दौरान जो सालसेट के क्षेत्र जो थे, सालसेट का क्षेत्र अंग्रेजी कंपनी को जो देने के लिए कहा था, जिसे मराठों द्वारा अस्वीकार कर दिया और इसके बदले में कोई भी अन्य क्षेत्र जिसका मूल्य 3 लाख तक का हो उसे अंग्रेजी कंपनी को देने की बात कही। यानी कि इस संधि के तहत जो सूरत की संधि जो हुई थी, वहाँ पर क्या हुआ था कि सालसेट का जो क्षेत्र था वो अंग्रेजों को दे दिया गया था। लेकिन यहाँ पे मराठाओं ने ये बोला कि सालसेट का क्षेत्र आप हमें रिटर्न कर दो, सालसेट के बदले आप ऐसा कोई भी क्षेत्र ले लो जिसका मूल्य, जिसका प्राइस जो है 3 लाख से अबव हो। परंतु आगे क्या हुआ, इसी क्रम में इस संधि के बाद भी अंग्रेजी कंपनी ने रघुनाथ राव से संपर्क रखा। परंतु आप सभी को पता है कि इस संधि के अनुसार ये था कि जो अंग्रेजी कंपनी थी या जो अंग्रेज थे वो रघुनाथ राव से संपर्क नहीं रखेंगे, परंतु फिर भी उन्होंने संपर्क रखा, यानी कि संधि का उल्लंघन किया गया। इसके बाद मराठों ने अपने बल को और ज़्यादा बढ़ाने का प्रयास किया ताकि अंग्रेजी कंपनी आगे जाकर फ्यूचर में उनसे युद्ध ना कर पाए। तो अपना जो है वो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बल को बढ़ाने का प्रयास किया। इस क्रम में मराठों द्वारा 1777 में फ्रांस के साथ एक मैत्रीपूर्ण संधि करी गई, यानी कि एक टाइप से कहें तो फ्रेंडशिप की गई। मराठों की यह संधि करने का उद्देश्य अपनी सेना को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत और सुदृढ़ करना था। उसके बाद क्या होता है, जैसे ही ये जो मैत्रीपूर्ण संधि करते हैं किससे, फ्रांस से। यहाँ पे अब अंग्रेज की बात नहीं है, मराठे क्या करते हैं 1777 में मराठे जो है एक मैत्रीपूर्ण संधि करते हैं किससे, फ्रांस से। मराठों की फ्रांस के साथ इस मैत्रीपूर्ण संधि के तहत फ्रांस द्वारा मराठों को 2500 यूरोपीय सैनिक यानी यूरोपीय सैनिक दिए गए। ठीक है, फ्रांस के द्वारा, यानी फ्रांस ने मराठों को अपने 2500 सैनिक दिए गए, यूरोपीय सैनिक दिए, और साथ ही 10,000 भारतीय सैनिकों को यूरोपीय लाइनों में प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग की बात देने के लिए कहा गया। इसके बदले में मराठाओं द्वारा फ्रांस को पश्चिमी बंदरगाह व्यापार करने के लिए दे दिया गया। अब जाहिर सी बात है, कोई भी पर्सन फ्री में हेल्प नहीं करता। अगर फ्रांस ने 2500 यूरोपीय सैनिक दिए मराठों को और साथ ही साथ जो हमारे भारतीय सैनिक है 10,000 उनको ट्रेनिंग देने की बात कही, तो बदले में फ्रांस ने पश्चिम व्यापार के लिए उनसे लिया। और आप सभी को पता है कि बिजनेस में एक बंदरगाह की जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि बंदरगाह से ही एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट होता है। इसी क्रम में आगे क्या होता है, मराठों की फ्रांस के साथ ऐसी संधि को जानकर अंग्रेजी कंपनी ने इसका विरोध किया, मराठाओं पर आक्रमण कर दिया। जैसे ही ये बात इनको पता लगती है अंग्रेजी कंपनी को, तो इनको ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है कि इन्होंने इनके साथ संधि कर ली, और वो क्या करते हैं, मराठाओं पर आक्रमण कर देते हैं। तो अब क्या होता है, उसके बाद महादजी शिंदे द्वारा मराठा सेना का नेतृत्व किया गया, यानी जो महादजी शिंदे हैं ये जो है लीड करते हैं अपनी सेना को, और उन्होंने अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए अंग्रेजी सेना को तालेगांव के पास के घाटों पर आक्रमण करने के लिए उकसाया। जैसे ही अंग्रेजी सेना वहां आक्रमण करने पहुंची, मराठा सेना क्या करती है, उन पर आक्रमण कर देती है, और इसके साथ साथ मराठा सेना अंग्रेजी सेना के खपोली में बने हुए एक बेस को भी ध्वस्त यानी कि मतलब जो है एकदम मट्टी से मिला देती है। यह सब देखकर अंग्रेजी सेना जो है वो भाग खड़ी होती है, और बाड़गांव क्षेत्र में मराठा सेना द्वारा अंग्रेजी कंपनी की सेना को
पूर्ण रूप से घेर लिया जाता है। इसके बाद 1779 में अंग्रेजी सेना को यानी कि आत्मसमर्पण जो है वो आत्मसमर्पण करना पड़ता है। यानी कि इस युद्ध में अंग्रेज जो है वो हार जाते हैं, अंग्रेजी कंपनी जो है वो हार जाती है। हारने के बाद मराठों में और अंग्रेजी जो सेना होती है उनके बीच में बड़गांव की संधि होती है, जो कि 1779 में करी जाती है। अब इस युद्ध में मराठे जीते हैं, तो संधि किसके अनुकूल होगी, यानी किसके फेवर में होगी, मराठों के फेवर में होगी। तो देखिए इस संधि के फलस्वरूप क्या होता है। इस संधि के फलस्वरूप मराठों और अंग्रेजी सेना में बड़गांव की संधि हुई और इसके तहत 1775 से लेकर जितने भी मराठा क्षेत्र पर अंग्रेजों ने कब्जा किया था, यानी अंग्रेजों ने 1775 से लेकर अब तक जितने भी मराठा क्षेत्र पर कब्जा किया था, वो सारे ही क्षेत्र अंग्रेजों को, मराठाओं को वापस देने पड़ते हैं। और साथ ही इसके साथ साथ वह अंग्रेजी सेना के साथ रघुनाथ राव को भी मराठा सेना द्वारा पकड़ लिया जाता है, जिसके बाद रघुनाथ राव ने भी अंग्रेजी सेना के साथ आत्मसमर्पण कर दिया था और यह बात भी स्वीकार करी कि उसकी वजह से ही अंग्रेजी सेना और मराठाओं पर आक्रमण, मतलब उसकी वजह से ही मराठाओं पर जो है अंग्रेजी सेना आक्रमण कर रही थी। तो ये बात वो अपने मुँह से मतलब कबूल लेते हैं कि ये सारा जो हुआ वो सारा मेरी वजह से हुआ, ये सब मेरी ही गलती है। परंतु इसके बाद क्या होता है, इसके बाद बंगाल के गवर्नर जिनका नाम होता है जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने यह बड़गांव की संधि को अस्वीकार कर दिया और अपनी 3 सेनाएं मराठाओं के विरुद्ध भेज दी। क्यों? क्योंकि ये भी जो है एक टाइप से हम बोलें तो अंग्रेज ही हैं। तो ये जो संधि है, जैसे इनको पता लगता है कि ये संधि हुई है तो इनको अच्छा नहीं लगता है बंगाल के गवर्नर को। तो इसी क्रम में ये क्या करते हैं, इस बड़गांव की संधि को डिसएग्री करते हैं, अस्वीकार करते हैं और अपनी 3 सेनाओं को मराठाओं के विरुद्ध भेज देते हैं, जिसमें से इन तीनों सेनाओं का जो नेतृत्व है वो कर्नल गोडार्ड और कप्तान पोफम और जनरल कैमेक कर रहे थे। यानी 3 सेना थी, तीनों का नेतृत्व अलग अलग पर्सन कर रहे थे। पहला है आपका कर्नल गोडार्ड, दूसरा है कप्तान पोफम और तीसरा है जनरल कैमेक कर रहे थे। फरवरी 1779 में कर्नल गोडार्ड की सेना ने अहमदाबाद के क्षेत्र पर अपना कब्जा कर लिया था। यानी कि 1779 में कर्नल ने क्या करा था, अपनी सेना के साथ अहमदाबाद के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था और इसी क्रम में 1780 में कप्तान पोफम जो थे उन्होंने ग्वालियर पर अपना कब्जा कर लिया था। इसके कुछ ही समय के बाद दिसंबर 1780 में ही फिर से कर्नल की सेना बसीन पर अपना कब्जा कर लेती है। इसके बाद फरवरी 1781 में जनरल कैमेक की सेना द्वारा सिपरी के युद्ध में महादजी शिंदे को भी पराजित कर दिया गया था। यानी कंटिन्यू यहाँ पर जो है युद्ध वगैरह हुए थे काफ़ी ज़्यादा। इसके बाद बंगाल के गवर्नर जो होते हैं वो नाना फडणवीस और पेशवा के साथ अपनी मांगों के हिसाब से संधि करने के लिए महादजी शिंदे को उनसे अलग करना चाहा। यानी कि यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर जो ये अंग्रेज हैं वो एक संधि करते हैं, मतलब अपनी मांगे रखते हैं और उस मांग जो वो करते हैं उसका मुख्य रीज़न ये होता है, मुख्य मतलब उनका उद्देश्य ये होता है कि जो महादजी शिंदे हैं ना उनको मराठों से अलग करना ही उनका एक मेन मोटिव या मेन उद्देश्य होता है। इस शांति समझौते से वारेन हेस्टिंग्स का उद्देश्य महादजी शिंदे को मराठाओं से अलग करना था, क्योंकि जो महादजी शिंदे थे वो मराठा थे और ये जो गवर्नर थे, बंगाल के गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स, ये चाहते थे कि जो महादजी शिंदे हैं ये मराठाओं से अलग हो जाए
तभी ये क्या करते हैं, संधि करते हैं। और मतलब ये चाहते थे कि ये जो महादजी शिंदे हैं ये अलग हो जाए, ना इस साइड रहे ना उस साइड रहे, मतलब ये बीच में एज अ मीडिएटर वर्क करे। यानी कि महादजी शिंदे ने मराठाओं के साथ, ना मराठाओं के साथ थे और ना ही अंग्रेजी कंपनी के साथ थे। उनका कार्य ये था कि बीच में रहकर अब होने वाली संधि में दोनों पक्ष में एक मध्यस्थ व्यक्ति की तरह ही काम, यानी एक मीडिएटर की तरह वो काम करते थे। ये संधि के अंदर उन्होंने कहा था। अब देखते हैं आगे संधि जो हुई थी वो थी सालबाई की संधि। ये जो संधि हुई थी ना, ये जो मैंने अभी आपको बताया ऊपर, इसी का नाम है सालबाई की संधि, जो कि 1782 में की गई थी अंग्रेजी कंपनी और मराठाओं के बीच, जिसका मेन उद्देश्य क्या था, इनको मराठाओं से अलग करना। किनको? ये महादजी शिंदे को मराठाओं से अलग करना, और जो ये जो थे महादजी शिंदे को एज अ मीडिएटर वर्क जो करना था वो इस संधि के अनुसार ही करना था। तो देखिए हम इसकी कुछ शर्तें देख लेते हैं। पहली शर्त ये थी कि जो महादजी शिंदे को मराठा से अलग करने के बाद अंग्रेजी कंपनी और मराठाओं में सालबाई की संधि हुई, और इस संधि में जो शर्तें थी वो कुछ इस प्रकार थी। जैसे पहली शर्त ये थी कि सालसेट का जो क्षेत्र है अब पूरी तरीके से अंग्रेजी कंपनी के नियंत्रण में कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ 1776 की गई पुरंदर की संधि के बाद जितने भी मराठा क्षेत्र हैं जो कि अंग्रेजी कंपनी ने अपने अधिकार में लिए थे, वे उन्हें वापस कर दिए जाएंगे। यानी कि यहाँ पर ये क्या हुआ है, यहाँ पर 1776 में पुरंदर की संधि के बाद जितने भी मराठा क्षेत्र अंग्रेजी कंपनी ने अपने अधिकार में लिए थे ना, अपने उसमें लिए थे, वो सारे ही क्षेत्र उनको मराठाओं को वापस कर दिए जाएंगे। साथ ही साथ मराठा किसी अन्य यूरोपीय देश के साथ कोई भी संधि नहीं करेगा और ना ही कर सकता है, मतलब नहीं कर सकते हैं। और इस बिंदु पर महादजी शिंदे को दोनों पक्षों की ओर से साक्षी बना दिया गया कि भाई अब आप महादजी शिंदे, आप देखोगे ना ही मराठा कोई संधि करे यूरोपीय से, ना ही कोई अंग्रेजी कंपनी जो है संधि करे। उसके बाद क्या होता है, अगर दोनों पक्षों की ओर से कोई इस संधि के विरुद्ध कार्य करता है, जो भी संधि बताई गई है, अगर कोई भी इसके विरुद्ध कार्य करेगा तो उसकी पूरी जिम्मेदारी जो है वो महादजी शिंदे की होगी, कि मतलब उन्होंने अपना काम जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं किया। क्योंकि एज अ मीडिएटर कौन वर्क कर रहा था, अब महादजी शिंदे ही वर्क कर रहे थे। दोनों की संधि का एकदम कानून जो है, मतलब एक टाइप से कानून हो गया। इस संधि को सही से पारित करवाने का काम किसका हो गया, और देखरेख करने का काम महादजी शिंदे का। इसके बाद अंग्रेजी कंपनी फिर से मराठा क्षेत्र में अपना व्यापार कार्य करने लगी, और इस संधि के बाद अंग्रेजों और मराठाओं के बीच लगभग 20 वर्ष तक, यानी 20 साल तक शांति रही। उसके बाद 20 सालों के बाद दूसरा युद्ध होता है, मराठा आंगल युद्ध जो है, आंगल युद्ध वो दूसरा होता है। ये अभी सिर्फ हमने फर्स्ट मराठा युद्ध पढ़ा था, जिसमें आपने इस वीडियो में ये देखा होगा। इसके तहत टोटल 4 संधि हुई थी, सूरत की संधि, पुरंदर की संधि, और तीसरी तो मुझे बड़गांव, और चौथी याद नहीं आ रही, मतलब ये भी देखा था। चौथी थी सालबाई, सॉरी, बड़गांव और सालबाई, ये 4 संधि हुई थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और एक कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम का लिंक मैंने आपको दे दिया है, वो चैनल आप ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि आने वाली सारी अपडेट वहाँ पर आपको मिल जाती है। और अगर आपका कोई डाउट वगैरह हो तो आप वहाँ पे डायरेक्टली मुझे DM भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।